गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लिया था और जो मेन टॉपिक हमें स्टार्ट करना था वो हमारा क्या था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो उसकी व्याख्या हम जो सबसे ऑथेंटिक वे है वो हमारा क्या है, भूकंपीय तरंगे। तो अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है भूकंपीय तरंगों के बारे में, उनको आपको नोट करना है। वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में चाहे प्री हो चाहे मेन हो उन दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, हम भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी भूकंप मूल की, जिसको आप कहते हो मूल मतलब फोकस। तो भूकंप मूल क्या होता है? मूल का सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां से कोई चीज ओरिजिन हो रही है या उत्पन्न हो रही है। तो इससे क्या बन जाएगी डेफिनेशन, पृथ्वी के सतह के नीचे यानी पृथ्वी की गहराई में सतह के नीचे वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। तो जैसे जैसे मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं आप वीडियो को सुनने के साथ साथ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको डेफिनेशन को यहीं लिखते रहिए। वापिस बोल देता हूं, पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है वह भूकंप मूल कहलाता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा आएगा आपका अधिकेंद्र, जिसको आप कहते हो एपी सेंटर। और ये वर्ड तो अभी खूब चला था कोरोना काल में भी, जैसे भीलवाड़ा को आपने एपी सेंटर कह दिया, मुंबई को भी एपी सेंटर कह दिया। तो एपी सेंटर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट जगह होती है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है एपी सेंटर। तो एपी सेंटर क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए मान लो पृथ्वी की सतह के भीतर कहीं यहाँ पर कहीं भूकंप मूल है, तो इस भूकंप मूल के बिल्कुल समकोण या लंबवत सतह की ओर स्थित, जैसे ये मूल है तो और इससे आप बिल्कुल लंबवत चलो तो कोई एक इस स्थान होगा कोई ऐसा जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। अनुभव किसके आधार पर करोगे आप, सिस्मोग्राफ के आधार पर, क्योंकि आपने सतह पर क्या लगा रखा है, यंत्र लगा रखा है। उस यंत्र के आधार पर आप क्या करते हो कि भूकंप की उत्पत्ति का पता लगाते हो। मूल पर वो काम नहीं करेगा, मूल से तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय घटना या भूगर्भीय घटनाओं के कारण भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जब वो सतह पर या सिस्मोग्राफ की रेंज में आकर टकराते हैं तब आपको पता चलेगा कि भूकंप आया है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि भूकंप मूल से समकोण या लंबवत सतह की ओर स्थित वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप को अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, वह क्या कहलाता है, आपका अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। अब आप इसमें एक चीज और नोट कीजिए, दो डेफिनेशन तो आपने नोट कर ली। और ये जो भूकंप मूल से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, ये जो भूकंपीय तरंगे है वो क्या कहलाएगी, भूकंप मूल से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, भूकंपीय तरंगे कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लीजिएगा, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली तरंगे भूकंपीय तरंगे कहलाती है। तो अब भूकंप मूल से आपके दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, इसको भी आप नोट कीजिए। कौन कौन सी होती है, टोटल तो वैसे 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है, लेकिन जो भूकंप मूल है आपका फोकस है वहां से 2 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक तरंगे, जिसको आप कहते हो प्राइमरी वेव्स या सिंपल कह सकते हो पी वेव्स, और दूसरी होती है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। ये दोनों कहां से उत्पन्न होती है, भूकंप मूल से उत्पन्न होती है। और जब उत्पन्न होगी तो एक डायग्राम को आप यहां देखिए, मैं थोड़ा बना रहा हूं यहां पर। जैसे मान लो ये आपका क्या है, कोई भूकंप मूल है, यहां से कोई तरंग उत्पन्न हुई मान लो, और ये जब लंबवत आपको चलेगी, ये तो आपका क्या है, भूकंप मूल है। यहां पर लंबवत मान लो कहीं स्थान पर टकराएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाए कोई डायग्राम, और यहाँ से जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये आपकी पी वेव हो जाएगी, एस वेव हो जाएगी, और ये केवल इधर नहीं चलेगी,
नीचे की तरफ भी चलेगी, क्योंकि जो पृथ्वी है आपकी, मान लो इस तरह से पृथ्वी है, तो यहाँ कहीं भूकंप मूल है, तो ये तरंगे ऊपर की तरफ भी चलेगी, इधर की तरफ भी चलेगी, दोनों तरफ चलेगी, ठीक है। तो ये तरंगे इधर भी आएगी आपकी कहीं ना कहीं इस तरह से, ठीक है ना। और अब आप देखिए पी वेव से कहां से उत्पन्न हुई? भूकंप मूल से, और भूकंप मूल से उत्पन्न होने के पश्चात यह पृथ्वी के सतह की ओर दोनों दिशाओं में चलती है। और एक जो तीसरी प्रकार की तरंग होती है जिसको हम कहते हैं एल वेव्स, क्या कहते हैं? एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स या धरातलीय तरंगे। अब ये क्या होती है कि जब आपके ये भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की सतह से टकराती है तो जो धरातल पर जो उत्पन्न तरंगे होती है, जब वहां टकराएगी तो वहां भी क्या होगी? तरंगे उत्पन्न होगी। तो वो जो तरंगे होती है वो क्या कहलाती है? धरातलीय तरंगे या लॉन्ग वेव्स। और सही देखा जाए तो जो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव आपको दिखाई देते हैं वो इन्हीं तरंगों के कारण या इन्हीं तरंगों के आधार पर आप उनको समझा सकते हो। तो ये 3 प्रकार की तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे। 2 तरंगे उत्पन्न हो रही है भूकंप मूल से, और जब ये तरंगे धरातल से टकराएगी तो एक तीसरी प्रकार की तरंग जिसे हम धरातलीय तरंग कहते हैं वह उत्पन्न होगी। अब आप इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कैसे करोगे? बहुत देखो आसान है। ये देखो जो तरंगे उत्पन्न हो रही है तो ये क्या है? पृथ्वी के पूरे क्षेत्र से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? ऊपर की तरफ भी गुजर रही है, नीचे की तरफ भी गुजर रही है। यानी पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की केंद्रीय परतें हैं, अंदर क्या खूब सारी परतें हैं मान लो, इन परतों से गुजर रही है। और आप इन तरंगों को की स्टडी कहाँ कर रहे हो? सिस्मोग्राफ पर कर रहे हो। तो सिस्मोग्राफ पर स्टडी के आधार पर आप क्या कर सकते हो? मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो या उनके बारे में बता सकते हो। अब वो कैसे बताओगे? तो उसके लिए क्या है कि जो पी वेव और एस वेव है इनके कुछ गुण है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी तब आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो? आंतरिक संरचना की और अच्छी व्याख्या कर सकते हो। तो अगला काम हमारा क्या होगा कि हम पी वेव्स और एस वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करें। तो ये सारी डेफिनेशंस आप बड़े आराम से इसको नोट कर लेना एक एक लाइन में, ठीक है ना। और ये तो शायद RS 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी में, ये बिल्कुल पूछा हुआ है। एपी सेंटर लिखा हुआ था, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी थी। तो कभी भी ये चीजें पूछी जा सकती है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम क्या देखते हैं? इन दोनों तरंगों के गुण देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए कि जब ये भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रही है आपकी, तो ये तरंगे क्या होती है? इनकी जो गति होती है, या आप यूं कह सकते हो ये तरंगे जो माध्यम है, क्योंकि पृथ्वी की परतों से जब गुजर रही है तो जो अंदर जो भी माध्यम है जिससे वो गुजर रही है, तो माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इन तरंगों की गति और इनकी दिशा क्या होती है? माध्यम के घनत्व और अवस्था। अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा कि जो माध्यम है वो ठोस अवस्था में है या तरल अवस्था में है या गैस, किस प्रकार, गैस तो होगा नहीं, ठोस या तरल किस प्रकार की अवस्था में या तरल अवस्था में है, उसके आधार पर आप इसको समझा सकते हो। तो इसमें 1-2 फैक्ट है, उसको आप नोट कर लीजिए। पहला फैक्ट तो क्या है कि जो आपकी पी वेव्स हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, वह सबसे पहले उत्पन्न होती है। भूकंप मूल से जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? पी वेव्स। और इनकी गति तुलनात्मक रूप से क्या होती है? ज्यादा होती है। या आप यूं कह सकते हो इन सभी जो तरंगे आपने देखी है, एस वेव्स देखो चाहे एल वेव्स देखो, इनसे ज्यादा होती है, सबसे पहले उत्पन्न होती है, इनकी गति ज्यादा होती है। दूसरा, यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, सभी माध्यमों में, यानी ये आपको ठोस में भी दिखेगी, ये आपको तरल में भी दिखेगी। यानी अगर मान लो किसी क्षेत्र से ये गुजर रही है तो वह क्षेत्र ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है, ठीक है ना। वो आगे बताएंगे कि वो ठोस है या तरल है। तो पहला एक पॉइंट क्या हो गया? ये सभी माध्यमों से गमन कर सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा कि तरल में जो इसकी गति होती है, तरल पदार्थ में, तरल में इसकी गति ठोस की तुलना में कम। तो अब आराम से आप पता लगा सकते हो कि अगर कोई 2 क्षेत्र है, मान लो कोई एक तो यहां से गुजरी है, एक यहां से गुजरी है, अगर यहां पर जो इसकी वेग है पी वेव उसका इसकी तुलना में कम है, तो आप क्या कह दोगे? ये तरल भाग है और वो ठोस भाग है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो दोनों पॉइंट नोट कर लिए, वापस बोल देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। जो पी वेव्स है या जो प्राथमिक तरंगें हैं वह भूकंप मूल से सर्वप्रथम उत्पन्न होती है। इनकी गति अन्य तरंगों की तुलना में ज्यादा होती है। यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है, परंतु तरल में इसका जो वेग या इसकी गति होती है वह ठोस की अपेक्षा कम होती है। अब एस वेव्स की बात करते हैं हम, जो हमारी एस वेव्स है। एस वेव्स के बारे में आप क्या कह दोगे कि जो द्वितीयक तरंगे होती है वह प्राथमिक तरंगों के पश्चात उत्पन्न होती है। इनकी गति उनकी तुलना में कम होती है और यह केवल
तरल माध्यम में ही गमन कर सकती है, ठोस माध्यम में यह गमन नहीं करती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिए। सॉरी, थोड़ा बोलने में गलती हो गई, वापस नोट, थोड़ा गलत बोल गए, वापस आप नोट कीजिए। एस वेव जो होती है वो केवल ठोस माध्यम है, मैं यहां लिख देता हूं, केवल ठोस माध्यम है, केवल ठोस माध्यम में गति, तरल में नहीं। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप। अब ये तो देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थोड़ी तो होगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। केवल एस वेव जो होती है केवल ठोस माध्यम में गति करती है, तरल में नहीं। तो अगर आप कोई ऐसा क्षेत्र है, सिस्मोग्राफ पर आप अध्ययन कर रहे हो और किसी क्षेत्र से आपको मान लो एस वेव नहीं दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से मान के चलो वो भाग तरल तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, आपका ठोस होगा या अर्ध ठोस या अर्ध तरल हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से तरल भाग नहीं होगा। तो देखिए, अब आराम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या इनके आधार पर कर सकते हो। तो ये मेनली दो ही है, पी वेव, एस वेव। और जो एल वेव है वो तो चूंकि धरातल पर उत्पन्न हो रही है, तो उनकी सहायता से तो आप आंतरिक संरचना के बारे में क्या व्याख्या करोगे, वो तो अंदर है ही नहीं, वो तो धरातल पर है। ठीक है ना, तो उनको तो केवल आपको इतना ही पता रखना है कि एल वेव्स धरातल पर उत्पन्न होती है, और जो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव होते हैं वो आपको कहाँ दिखाई देते हैं, एल वेव्स के द्वारा ही दिखाई देते हैं। तो ये हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है पी वेव्स का और एस वेव्स का। अब ये किस प्रकार से, हम अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसमें पृथ्वी की सतह से लेकर के केंद्र तक जाएंगे और अलग अलग दूरी पर, कि जैसे मान लो 100 किलोमीटर, 200, 300, 500, इस प्रकार से 6400 किलोमीटर तक हम जाएंगे, और कौन सा भाग ठोस है, कौन सा तरल है, कौन सा अर्ध तरल है, वो सारी की सारी व्याख्या हम क्या करेंगे, इन पी वेव्स और एस वेव की जो प्रॉपर्टीज है उनके आधार पर करेंगे। लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर हम हर हाल में कोशिश रखेंगे कि छोटे छोटे हो, संख्या ज़्यादा हो जाए, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर को सुनने में और साथ साथ नोट्स बनाने में बड़ी आसानी रहती है, बोरियत नहीं लगती। तो हमने इस लेक्चर में क्या देख लिया, मैं हल्का सा 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूं। हमने कुछ भूकंप तरंगों की डेफिनेशंस देखी थी। पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, भूकंप मूल। तो पृथ्वी की सतह के नीचे या गहराई में वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है वह भूकंप मूल कहलाता है। दूसरी हमने देखी थी अधिकेंद्र या एपिसेंटर, पृथ्वी की गहराई से सतह की ओर, ठीक है ना, या आप ऐसा कह सकते हो भूकंप मूल से सतह की ओर लंबवत स्थित वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप को अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और जो आपकी भूकंपीय मूल है वहां से जो भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक वेव्स और एक होती है सेकेंडरी वेव्स। और एक तीसरे प्रकार की तरंग होती है, वह तब उत्पन्न होती है जब ये तरंगे धरातल पर टकराती है। उन तरंगों को हम धरातलीय तरंगे या एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स कहते हैं। अब जब ये तरंगे पृथ्वी के भूकंप मूल से उत्पन्न होने के पश्चात प्राथमिक और द्वितीय तरंगे सतह की ओर, एक तो अधिकेंद्र की तरफ और विपरीत दिशा में, यानी इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जब गमन करती है, तो इस क्रम में ये पृथ्वी के विभिन्न परतों से गुजरती है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और ये तरंगे जो होती है माध्यम के घनत्व और जो अवस्था होती है उस पर निर्भर करती है। और आप ये भी कह सकते हो कि घनत्व में, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, घनत्व में वृद्धि के साथ इनकी गति बढ़ती जाती है। ये आप वापस लास्ट में नोट कर लीजिए, जैसे घनत्व बढ़ेगा तो इनका गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा था, पी वेव्स और एस वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। पी वेव्स क्या होती है, प्राथमिक तरंगे भूकंप मूल से सबसे पहले उत्पन्न होती है, इनकी गति अन्य की तुलना में ज्यादा होती है, यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन तरल में इसकी गति ठोस की अपेक्षा कम होती है। एस वेव्स क्या हो जाएगा, यह प्राथमिक तरंग के पश्चात उत्पन्न होती है, यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है, तरल में गमन नहीं कर सकती है। और एल वेव्स जो होती है वो तो धरातल से जब टकराती है तरंगे तब उत्पन्न होती है, और भूकंप के जो विनाशकारी प्रभाव होते हैं वो आपको एल वेव्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट। थैंक यू।